एक गांव में श्रुति नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। श्रुति के बाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। वो जहाँ भी जाती थी सभी उसके बालों की बहुत प्रशंसा करते थे। माँ, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, जा, और हाँ, जल्दी आ जाना। जी माँ, ठीक है। श्रुति बाजार सामान लेने आती है और तभी रास्ते में उसे उसकी दोस्त नैना और माला मिलती है। कैसी है श्रुति? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। श्रुति, कल से तो गर्मी छुट्टी खत्म हो रही है और हमारे स्कूल भी खुलने वाले हैं। तूने सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया? हाँ, मैंने तो सब कुछ खत्म कर लिया है। वाह, चलो अच्छा है। हाँ, अब मैं चलती हूँ। माँ ने कहा था जल्दी घर आने के लिए। ठीक है, जाओ, कल स्कूल में मिलते हैं। श्रुति घर आ जाती है और अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल पहुँचती है। स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला था। श्रुति, तू भी इसमें भाग लेने वाली है क्या? हाँ, मैं भी डांस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ। क्या तुम लोग भी इसमें भाग लेने वाली हो? हाँ, हम तो बहुत अच्छा डांस करते हैं, इसलिए हम इसमें भाग लेकर ही रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। श्रुति डांस कंपटीशन में अपना नाम लिखवा लेती है और डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। तुम्हें क्या लगता है श्रुति डांस कंपटीशन जीत पाएगी? जीतेगी कैसे? उसे तो डांस करना ही नहीं आता। तुम चिंता मत करो, वो नहीं जीत पाएगी। श्रुति दिन रात डांस की प्रैक्टिस किया करती थी, मगर नैना और माला इसी घमंड में थी कि उन्हें डांस आता है और प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। डांस प्रतियोगिता वाला दिन आता है। श्रुति, तुमने तैयारी कर ली अच्छे से? हाँ, मैं जितना कर सकती थी उतना मैंने किया। अब आगे देखते हैं क्या होगा। सभी डांस परफॉर्मेंस पूरे हो जाते हैं। श्रुति को बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली जाती है और डांस कंपटीशन में विजेता बनाया जाता है। ये कैसे हो गया? पता नहीं वो जीत कैसे गई। नैना और माला इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और श्रुति से मिलने नहीं जाती है। अब से मैं श्रुति से बात नहीं करने वाली। हाँ, मैं भी नहीं करूँगी। मेहंदी कंपटीशन होने वाला था। इस कंपटीशन में मैं जीतूंगी या तुम, मगर उस श्रुति को नहीं जीतने देंगे। इस बार भी कंपटीशन श्रुति ही जीती है। ये क्या हो रहा है? वो श्रुति सारी कंपटीशन जीत रही है, हम सिर्फ उसे इनाम लेते देख रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब नैना और माला को श्रुति से बहुत जलन होने लगती है, इसलिए वो दोनों कभी उससे बात नहीं किया करती थी। पता नहीं माला और नैना को आजकल क्या हो गया है। वो कभी मुझसे बात ही नहीं करती है। उनके पास बात करने जाती हूँ, फिर भी वो वहाँ से चली जाती है। चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। कुछ महीने बीत जाते हैं। स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला था। माला, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम श्रुति को नहीं जीतने दे सकते हैं। हाँ, मगर कैसे? एक काम करते हैं, उसे गंजा कर देते हैं। गंजा होने के बाद वो अपने बालों के दुख में ही रोती रहेगी। तब तक हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे। ये सही रहेगा, मगर ये होगा कैसे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस एक काम करो, श्रुति को मेरे घर लेकर आओ। माला श्रुति के पास आती है। श्रुति, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम लोगों को क्या हुआ? आजकल मुझसे बात ही नहीं करती हो। हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें व्यस्त रहती हो। अच्छा छोड़ो ये सब और मेरी बात सुनो। आज नैना ने हमें खाने पर बुलाया है, चलो। क्या, मुझे भी? हाँ, तुम्हें भी। श्रुति तुरंत माला के साथ नैना के घर आती है। अरे श्रुति, तुम आ गई? आओ बैठो। वैसे मैं मालिश कर रही हूँ, आओ मैं तुम्हारी मालिश भी कर देती हूँ। इसके बाद हम खाने चलेंगे। अरे नहीं, तुम्हें तकलीफ क्यों देना? इसमें तकलीफ जैसी कौन सी बात है? आओ बैठो। नैना तेल लगाकर श्रुति के बालों की मालिश कर देती है। हाँ चलो, अब ठीक है। अब हम चलकर खाना खा लेते हैं। सभी पेट भरकर भोजन कर लेते हैं। इसके बाद श्रुति अपने घर आ जाती है। वाह, क्या तरकीब निकाली तुमने। उसके बालों की मालिश कर दी। क्या इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई थी कि तुम उसकी मालिश कर सको? अरे तुम भी ना एकदम मूर्ख हो। जिस तेल से मैंने उसकी मालिश की है वो तेल कोई आम तेल नहीं है।
उस तेल से मालिश करने से सारे बाल उड़ जाते हैं और इंसान गंजा बन जाता है। क्या सच में? वाह, ये तो बहुत अच्छा है। श्रुति घर आती है और बाल झाड़ती है। अरे, आज तो बहुत बाल निकल रहे हैं। इसी तरह पूरे दिन उसके बाल झड़ते हैं और अगली सुबह तक श्रुति गंजी हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं गंजी कैसे हो गई? श्रुति बहुत रोने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है। अरे श्रुति बेटा, ये क्या हो गया? तेरे बाल कहाँ गए? तो गंजी कैसी हो गई? पता नहीं माँ, ये सब कैसे हो गया? आपको पता है, हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। मैं गंजी होकर वहाँ कैसे जाऊंगी? अरे बेटा, इस बार फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तो भाग मत लेना। और ये ले, टोपी पहन ले। श्रुति टोपी अपने सर में लगा लेती है। ज्यादा दुखी मत हो, कुछ ही महीने में तेरे बाल वापस आ जाएंगे। अब चुप हो जा और जा बाजार से सब्जी लेकर आ जा। ठीक है माँ। श्रुति टोपी लगाकर सब्जी लेने आती है। नैना और माला तो इसी बात का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो श्रुति को गंजा देखती है, वो बहुत खुश हो जाती है। वो देखो माला, श्रुति गंजी हो गई। हाँ, हमारी योजना काम कर गई। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होती है। श्रुति उदास होकर बाजार आती है और सब्जी लेकर वापस घर आती है। माँ, कल ही फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और उसमें मेरा भी नाम है। मैं क्या जवाब दूंगी सबको? अरे तू इतनी दुखी क्यों होती है? मैं तेरे साथ चलूंगी और बात कर लूंगी। श्रुति उदास होकर शाम के वक्त अपने घर के पीछे आकर बैठ जाती है। कोई ना कोई तो वजह होगी जिस वजह से मेरे बाल उड़ गए। उस दिन मैं नैना के घर गई थी और उसने मेरे सर की मालिश भी की थी। उसके बाद ही ये सब हो गया। क्या इसमें नैना और माला का हाथ है? श्रुति यही सोच रही थी, तभी एक पेड़ पर उसे खूबसूरत तितली दिखाई देती है। जैसे ही श्रुति उस तितली को पकड़ने जाती है, तितली उड़ जाती है। श्रुति तितली का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो एक जंगल में आ जाती है। अरे, ये कहाँ आ गई मैं? तभी वापस से श्रुति को वही तितली दिखती है। इस बार तितली एक विशाल पेड़ पर बैठी थी। श्रुति तुरंत वहाँ जाती है और उस तितली को पकड़ लेती है। वाह, मैंने पकड़ लिया इसे। श्रुति जैसे ही अपने हाथ खोलती है, वो तितली एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। ये देख श्रुति हैरान रह जाती है। वाह, तुम तो कमाल की बच्ची हो। आज तक मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाया और तुमने मुझे पकड़ लिया। ये तो कमाल की बात है। आप कौन हो? मैं एक परी हूँ। अब जबकि तुमने मुझे पकड़ लिया है, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो बताओ? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। ये सुन श्रुति अपनी टोपी हटाती है और परी से कहती है, मैं गंजी हो गई हूँ और मुझे कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेना है। अब मैं गंजी के रूप में तो वहाँ नहीं जा सकती। कृपया आप मेरे बाल पहले जैसे कर दीजिए। बस इतनी सी बात। ये लो जादुई कंघी। इस जादुई कंघी से आज रात अपने सर पर 1-2 बार कंघी करना। वापस पहले की तरह ही तुम्हारे बाल आ जाएंगे। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। श्रुति वो कंघी लेकर घर आती है। रात के वक्त वो उस कंघी का इस्तेमाल करती है। कंघी का इस्तेमाल करते ही कंघी गायब हो जाती है और सुबह तक श्रुति के सर पर घने और खूबसूरत बाल आ जाते हैं। ये देख श्रुति बहुत खुश होती है। वाह, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। श्रुति फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आती है। उसके घने और खूबसूरत बाल देख माला और नैना हैरान रह जाती है। ये कैसे हो गया? श्रुति उस कंपटीशन में भाग लेती है और जीत जाती है। नैना और माला इस बात से परेशान थी कि श्रुति के बाल पहले जैसे कैसे हो गए। एक दिन माला नैना के घर पर बैठी थी और बातें कर रही थी। माला, सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रहा है। ला, मैं तेरे सर में मालिश कर देती हूँ। हाँ ठीक है, फिर भी मैं तेरे सर पे मालिश कर दूंगी। गलती से नैना वही तेल का बोतल उठा लेती है जो उसने श्रुति के ऊपर इस्तेमाल किया था। वाह, आज तो तुमने बहुत अच्छी मालिश की है। अगले दिन तक दोनों के बाल उड़ जाते हैं और वो दोनों भी गंजी हो जाती है। माला,
शायद गलती से मैंने वही तेल इस्तेमाल कर लिया जो हमने श्रुति पर किया था। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? दोनों वापस श्रुति के पास आती है और सारी बातें बताकर माफी मांगती है। हमें माफ कर दो। ये बताओ कि इतनी जल्दी तुम्हारे बाल कैसे आ गए? नहीं, मैं नहीं बताने वाली। और हाँ, तुम दोनों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, हम जानते हैं। कृपया हमें माफ कर दो और सच बताओ। बार बार पूछने पर श्रुति उन्हें सारी बातें बता देती है। चलो नैना, कहीं हमें भी वो परी मिल जाए। ऐसा जरूरी नहीं है। अरे ठीक है ना, फिर भी हम जाएंगे। दोनों उसी पेड़ के पास आती है और सारी बातें कहती है और तितली को ढूंढने लगती है। उस पेड़ पर अब चुड़ैल का वास हो चुका था। वहाँ चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल उन दोनों की बातें सुन लेती है और उन दोनों के सर पर सफेद बाल ला देती है। अरे माला, तेरे सर पर सफेद बाल कैसे आ गए? हाँ, तेरे भी सर पर सफेद बाल आ गए हैं। वो दोनों कुछ समझ नहीं पाती और रोती हुई वापस आती है। वापस आकर दोनों उस सफेद बाल को काटने की बहुत कोशिश करती है, मगर बाल नहीं कटता है। उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है और अब वो दोनों हमेशा के लिए सफेद बालों के साथ घूमती है। किशन के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसमें वो हर साल गेहूं और धान की खेती करता था और फसल होने पर बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से अपना गुजारा करता था। घर में सिर्फ उसकी माँ थी। इस बार बारिश ना होने से सारी धान की फसल सूख रही थी। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि ट्यूबवेल लगवा लेते। ये हाल हो गया कि किशन को दूसरों के खेत में मजदूरी करनी पड़ रही थी। नहीं तो खाता क्या? उसको पता था कि धान तो बिना बारिश के सूख ही जाएगा। एक दिन जब वो खेत में काम करके दोपहर को वापस आया तो बहुत दुखी था। उसकी माँ ने उसको खाना दिया और पंखा झलते हुए बोली, आज घर में जो कुछ भी था मैंने बना दिया, पर कल क्या खाएंगे? माँ, ऊपर वाला हमें किन कर्मों की सजा दे रहा है? बेटा, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। धान की फसल ही जाएगी ना, हमारी जमीन तो है। अब की बार गेहूं की फसल लगवाओगे तो शायद ऊपर वाला हमारी मदद करे। धैर्य से काम लो। हम किसी का बुरा नहीं करते तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। तभी दरवाजे की कुंडी खटकी। उसकी माँ ने देखा एक साधु भिक्षा मांगने आए थे। उसकी माँ ने एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं ले जाकर साधु को दे दिया। माई, कुछ खाने को दे दो, गेहूं का मैं क्या करूँगा? उसकी माँ रसोई में से अपने हिस्से की रोटी, सब्जी और दाल लेकर आई और साधु को बिठाकर भोजन कराया। तुमने मुझ भूखे को भोजन कराकर मेरी आत्मा संतुष्ट कर दी है। किशन ने रसोई में जाकर देखा तो खाना खत्म हो गया था। माँ, तुम क्या खाओगी? अरे बेटा, दरवाजे पर आए हुए भूखे साधु को कैसे लौटा देती? मैं पानी पी लूंगी, पेट भर जाएगा। किशन को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, छी, धिक्कार है मेरे जीवन को। मैं अपनी माँ को खाना भी नहीं खिला सकता। यह सोचकर वो बहुत दुखी हुआ। वो चारपाई पर आकर लेटा ही था कि अचानक बादल गरजने लगे और बिजली कड़की। उसके बाद हल्की हल्की बारिश होने लगी। वो तुरंत उठकर अपने खेत की तरफ भागा। तब तक बहुत तेज बारिश होने लगी। खेत में पानी भरने के लिए वो नालियां बनाने लगा। वो साथ साथ अपनी माँ के गाए हुए गीत की पंक्तियां गुनगुनाता भी जा रहा था। खेतवा धानन के तैयार, चुनरी उड़े लहरैयादार, चह के खेतन में चिड़ैया, कूद के मेंढन पे गौरैया, की जियारा ठांट रही जाए, की जियारा ठांट रही जाए। थोड़ी ही देर बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। वो झट से पानी के बहाव को रोकने के लिए नाले में ही लेट गया। अचानक उसे लगा कि ओले गिरने लगे।
जब उसने ध्यान से देखा तो बारिश के साथ साथ ओले नहीं बल्कि छोटे छोटे सोने के टुकड़े गिर रहे थे। उसकी पूरी क्यारी चमकीले सोने के टुकड़ों से भर गई। उसने पागलों की तरह अपने सिर पर बांधी पगड़ी खोली और उसमें सोने के टुकड़े भरने लगा। जब वो इतना भारी हो गया कि उसे उठाया नहीं जा रहा था, तो उसने उसे वहीं क्यारियों के बीच में ढक दिया और भीगते हुए अपने घर की तरफ भागा। उसकी माँ ने उसे बदहवास देखकर पूछा, अरे किशन, क्या हुआ? वो माँ का हाथ पकड़कर हांफते हुए बोला, माँ, कोई सवाल मत करो, जल्दी चलो वरना बहुत देर हो जाएगी। सचमुच ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है, जल्दी चलो माँ। उसकी माँ कुछ समझ पाती इसके पहले ही वो उसको खींचकर अपने साथ खेत की तरफ ले गया। माँ जब तक खेत पर पहुँची तब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। उसने जल्दी से जाकर वो गट्ठर निकाला और माँ से बोला, माँ, इसको पकड़कर घर ले चलो, घर चल के देखना इसमें क्या है। उसकी माँ ने चुपचाप गट्ठर एक तरफ से पकड़ लिया। तभी हल्कू उन दोनों को देखकर उनके पीछे हो लिया। उसके खेत से थोड़ी दूर पर ही था। वो निहायत लालची आदमी था। उसने सोचा कि दोनों माँ बेटे इतने बड़े गट्ठर में क्या ले जा रहे हैं? माँ बेटे जब घर में आए तो किशन ने कहा, अब रुक जाओ माँ, दरवाजा बंद कर देता हूँ। हल्कू उनके दरवाजे के पास ही छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। जब उसकी माँ ने गट्ठर खोला तो उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। ये कहां से मिला? किशन ने माँ को गोद में उठा लिया और सारी बातें बताई। पहले तो मुझे लगा कि ओले पड़ रहे हैं, लेकिन फिर देखा तो ये सोने के टुकड़े बारिश के साथ गिर रहे थे। बेटा, ये सिर्फ हमारे ही खेत में गिरा है कि औरों के खेत में भी गिरा है? नहीं माँ, सिर्फ मेरे ही खेत में गिरा था। मैंने चारों तरफ देखा था और कहीं सोना नहीं गिरा था। उसकी माँ बोली, लगता है ये उसी साधु का आशीर्वाद और चमत्कार है। चलो जल्दी से कहीं रख देते हैं। दोनों ने मिलकर झोलों में से सारे सोने के टुकड़े भरकर संदूक में रख दिया। हल्कू चुपचाप सब कुछ देखता रहा। वो उन दोनों की बातें सुनकर और इतना सोना देखकर बिल्कुल बावला हो गया। वो अपने घर गया और वहाँ से उसने टॉर्च उठाई, फिर अपने खेत की तरफ दौड़ा कि हो सकता है कि मेरे खेत में भी सोने के टुकड़े गिरे हो। पर वहाँ जाकर उसे कुछ ना मिला। वो घर आया और आधी रात को वो किशन के घर में चोरी करने के इरादे से उसके आंगन की दीवार पर चढ़कर वहाँ से आंगन में कूद गया। उसको पता था कि उन्होंने सोना कहाँ छुपा कर रखा है। वो गया और चुपके संदूक खोलकर उसमें से बहुत सारे सोने के टुकड़े अपने कुर्ते और गमछे में बांधकर दीवार पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद गया। दूसरे दिन जब वो उन टुकड़ों को लेकर सुनार के पास गया तो सुनार ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा, अरे ये पीतल के टुकड़े लेकर सोने की दुकान पर बेचने आए हो, भाग जाओ यहाँ से, बेकार में ही मेरा समय बर्बाद किया। उस रात वो बहुत देर तक सोचता रहा। फिर आधी रात को किशन के घर चोरी करने के इरादे से पहुंचा। उसे लगा शायद ये सचमुच पीतल ही हो। इन टुकड़ों को वहीं रख देता हूँ और दूसरे टुकड़े उठा लाऊंगा। हल्कू ने दीवार पर से कूदकर संदूक में से टुकड़े निकाल लिए और पहले वाले टुकड़े उसी में रख दिए। जब वो दीवार पर चढ़ने लगा तो अंधेरे में उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वहीं मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना रखा था। मधुमक्खियों ने छत्ते पर पैर पड़ते ही उन्होंने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और डंक मार मार कर उसे घायल कर दिया। उसका पूरा शरीर सूज गया।
वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता और नीचे गिर जाता। किसी तरह वो ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ कूदा और अपने घर की तरफ भागा। 1 महीने तक ना वो कुछ बोल पाया और ना ही बिस्तर से उठ पाया। दूसरे दिन भी बहुत बारिश हुई। किशन को सुनार के यहाँ जाने का मौका ही नहीं मिला। किशन हल्को बाली सारी घटनाओं से बेखबर। जब तीसरे दिन सुनार की दुकान पर सिर्फ 5 सोने के टुकड़े लेकर बेचने गया तो उसे बहुत सारे पैसे मिले। धीरे धीरे सोना बेचकर उनकी गरीबी दूर हो गई। उन्होंने बहुत सारी जमीन भी खरीद ली। उनके दरवाजे पर आया हुआ कोई भिक्षु या साधु कभी खाली हाथ नहीं जाता था। 1 महीने बाद जब हल्कू ठीक हुआ तो उसने किशन को जाकर सारी बात बताई और जो सोने के टुकड़े चुरा कर ले गया था वो वापस कर दिया और माफी भी मांगी। किशन के हाथ में आते ही वो टुकड़े सोने में बदल गए। किशन और उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया और उसकी मदद भी की। सोने के वारिस ने किशन और उसकी माँ की दुनिया ही बदल दी।